हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा में सोमवार को बोलते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा। अपने भाषण में वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी और उनके नेताओं पर हमलावर दिखे। इस दौरान उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि आज बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जो सबसे ज्यादा कर्ज लेता है। बिहार के ऊपर फिलहाल 3,19,618 करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से बिहार के हर व्यक्ति पर 25,000 का कर्जा है। तेजस्वी के इस बयान के बाद से अब बिहार में राजनीतिक बवाल मचना तय है। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि पिता और बेटी के रिश्ते पर भी असभ्य बयान दे चुके हैं। हमारी बहन ने पिता लालू यादव को किडनी दी थी। उस पर उन्होंने कहा था कि टिकट के लिए उन्होंने किडनी दी। ऐसी छोटी सोच पर क्या कह सकते हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अब अपराधियों की भी जाति गिनी जा रही है, जबकि अपराधियों का कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन एक विशेष जाति से अपराधियों को जोड़ा जा रहा है। इतना ही जाति ढूंढने का शौक है जो डीजीपी को आदेश दें कि अपराधियों की भी जाति का ब्यौरा दिया जाए। विधानसभा में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तो चुनाव आने वाला है। प्रधानमंत्री जी बिहार आएंगे और लिट्टी चोखा खाएंगे। प्रधानमंत्री जी बिहार आए, हम उनका स्वागत करेंगे। लालू जी प्रधानमंत्री जी को सत्तू सान करके देंगे खाने के लिए। इस दौरान तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि साल के आखिरी में होने वाले चुनाव के बाद सबको ज्ञान आ जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक और आर्थिक नीतियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। जेंडर बजट इसका एक प्रतीक है। राज्य सरकार ने 2008 से 9 से बजट रणनीति के रूप में जेंडर बजट पेश कर रही है। सरकार महिलाओं के कल्याण पर पिछले साल की तुलना में 24.65% राशि का आवंटन किया है। चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में राज्य का जेंडर बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में जेंडर बजट के लिए 54,76,656 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के 3,90,33,333 करोड़ की तुलना में 24.65% अधिक है। चौधरी ने कहा कि जेंडर बजट के निर्माण और विकास के क्षेत्र में बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल है। जेंडर बजट का मुख्य लक्ष्य वित्तीय सहायता के जरिए महिलाओं और लड़कियों के जीवन पर होने वाले सकारात्मक प्रभाव को परिलक्षित करना है। सम्राट चौधरी ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए हरित बजट की काफी सदन के पटल पर रखा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, वनीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए 15,588 करोड़ का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष 2024 से 25 के लिए 18,323 करोड़ की तुलना में 12.77% अधिक है। बिहार द्वारा हरित बजट अपनाया जाना सतत विकास के प्रति व्यापक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। हरित बजट निर्माण के क्रियान्वयन में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं पर होने वाले व्यय पर नजर रखना और हरित पहल के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग प्रभावी तरीके से हो, यह सुनिश्चित करना है। हरित बजट से विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। बिहार पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में बाल कल्याण के लिए कुल 96,55,454 करोड़ का बजटीय उपबंध किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में के 5,48,878 करोड़ की तुलना में 17.63% अधिक है। सोमवार को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में बाल कल्याण बजट विधानसभा में पेश किया। सरकार बाल कल्याण बजट वर्ष 2013 से 14 से बिहार विधानमंडल में बाल कल्याण बजट पेश करती आ रही है।
बाल कल्याण बजट राज्य सरकार द्वारा बालकों के विकास लिए किए जा रहे प्रयासों और उसके निमित्त स्कीमों और एवं बजट उपबंध का संकलन है। उल्लेखनीय है कि नए विभाग के रूप में खेल विभाग के गठन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 से खेल विभाग और वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए ग्रामीण विकास विभाग भी बाल कल्याण बजट में शामिल किया गया है। वर्ष 2013-14 में बच्चों पर कुल खर्च 7,825 करोड़ से 19.43% की वार्षिक दर से बढ़कर वर्ष 2023 तक 54,862 करोड़ हो गया। इसी अवधि के दौरान राज्य में प्रति बालक पर व्यय वर्ष 2013 से 14 में 1,559 रुपए से 5.9 गुना बढ़कर वर्ष 2023 से 24 में 9,271 रुपए हो गया है। 2013 से 14 में बच्चों पर कुल खर्च 7,825 करोड़ से 19.43% की वार्षिक दर से बढ़कर वर्ष 2023 से 24 तक 84,662 करोड़ हो गया। इसी अवधि में के दौरान राज्य में प्रति बालक पर व्यय वर्ष 2013 से 14 में 1,559 रुपए से 5.9 गुना बढ़कर वर्ष 2023 से 24 में 9,271 रुपए हो गया है। बिहार भारतीय रेलवे की वंदे भारत, राजधानी और तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनें अपनी लग्जरी और आरामदायक सफर के लिए जानी जाती है, लेकिन इन ट्रेनों का किराया आम ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा होता है। ऐसे में देश की एक बड़ी आबादी इन ट्रेनों से सफर करने में बचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को आरामदायक सफर प्रदान करने के लिए रेलवे ने आज से करीब 2 दशक पहले ही फुली एसी ट्रेन चलाया था, और यह ट्रेन जिस भी रूट पर चली लोगों को बहुत पसंद आई। अगर आप भी इस ट्रेन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इस आर्टिकल में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ट्रेन में सुविधाओं के हिसाब से किराया होता है। स्लीपर और जनरल कोच के मुकाबले ऐसी कोच का किराया अधिक होता है। ऐसे में देश के आम लोगों को आरामदायक सफर प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे ने साल 2006 में गरीब रथ एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। इस ट्रेन में जनरल या स्लीपर क्लास की बोगियां नहीं होती हैं। इसमें सभी कोच थर्ड एसी क्लास के होते हैं। इस ट्रेन का किराया इतना है कि कोई भी आम इंसान सफर कर सकता है, इसलिए इसे गरीबों की राजधानी एक्सप्रेस का भी तमगा मिला है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए साल 2006 में देश की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस का संचालन हुआ था। उस समय इस ट्रेन को बिहार के सहरसा से पंजाब के अमृतसर शहर के बीच चलाया गया था। आज ये ट्रेन अलग अलग शहरों के बीच 26 रूटों पर चलती है। दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, पटना कोलकाता जैसे अहम रास्तों पर साल भर इस ट्रेन में भीड़ बनी रहती है। लोगों में इसकी इतनी डिमांड है कि त्योहारी सीजन में इसमें कंफर्म टिकट मिल पाना मुश्किल होता है। अगर किराए और समय की बात करें तो दिल्ली से चेन्नई की दूरी 2180 किलोमीटर है। इसी रूट पर राजधानी एक्सप्रेस 28.25 घंटे का समय लेती है, जबकि राजधानी एक्सप्रेस के थर्ड एसी का किराया 4,210 रुपये है। वही गरीब रथ इस सफर के लिए महज 1,500 रुपये लेती है। यानी गरीब रथ में ऐसी कोच में सफर का किराया मात्र 68 पैसा प्रति किलोमीटर पड़ता है। अगर हम इसके रफ्तार की बात करें तो वंदे भारत ट्रेनों की औसत स्पीड 66 से 96 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, जबकि गरीब रथ ट्रेन औसतन 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। वेस्ट बंगाल के हल्दिया से बिहार होते हुए वाराणसी तक गंगा में 6 कार्गो जहाजों का परिचालन इसी साल जून महीने से शुरू होगा, जो लगभग 1,350 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इन कार्गो जहाजों का संचालन जर्मनी की एक कंपनी द्वारा किया जाएगा। इससे माल की ढुलाई आसान और सस्ती हो जाएगी और देश विदेश से सामान लाना ले जाना आसान होगा। कार्गो जहाजों से सीमेंट, जिप्सम, कोयला, गिट्टी, मछली सहित कई अन्य सामान बिहार पहुंचेगा, जिससे व्यापारियों को सुविधा होगी। इन जहाजों का ठहराव पटना के गायघाट पर होगा और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगे। माल ढुलाई की लागत की तुलना करें तो जलमार्ग से प्रति टन 1 किमी पर खर्च 2 रुपए होगा, जबकि रेल मार्ग पर यह 1 रुपए 60 पैसे और सड़क मार्ग पर 3 रुपए 60 पैसे और वायु मार्ग पर 18 रुपए होता है। 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर आंतरिक जलमार्गों के जरिए माल परिवहन करने पर 35% तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी, जिससे जलमार्ग से माल ढुलाई रेल मार्ग से भी सस्ती हो जाएगी। जलमार्ग के लाभों में सस्ती दर पर माल की ढुलाई, बाढ़ के समय सड़क और रेल मार्गों पर समस्याओं से बचाव और रास्ते में माल की चोरी से सुरक्षा शामिल है।
एक कार्गो जहाज एक साथ 10 ट्रकों के बराबर माल ढो सकता है और प्रति घंटे 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस एलएचबी रैक के साथ रविवार सुबह 5:30 बजे भागलपुर से दानापुर के लिए रवाना हुई। यह ट्रेन दोपहर 12:35 पर दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची। ट्रेन की बोगी को फूलों और गुब्बारे से सजाया गया था। भागलपुर से दानापुर पहुंची इंटरसिटी एक्सप्रेस को दुल्हन की तरह खूबसूरत दिख रही थी। ट्रेन नंबर 1,34,002 दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस शाम 4:20 पर दानापुर रेलवे स्टेशन से एलएचबी रैक के साथ रवाना हुई। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। एलएचबी कोच में बैठे यात्रियों ने कहा कि वंदे भारत जैसे चेयर कार का एहसास हो रहा है। ट्रेन सवार यात्रियों ने आरामदायक यात्रा को लेकर खुश थे। यात्रियों ने ट्रेन के साथ सेल्फी ले रहे थे। कोच में ऐसी 3 टियर स्लीपर चेयर कार में सफर कर रहे यात्रियों ने कहा, बड़ा अच्छा और आरामदायक कोच है। ऐसी चेयर कार में सफर कर रहे कृष्ण कपूर, पूजा कपूर, आशा देवी, किरण कुमारी, महेश प्रसाद, विमला गुप्ता ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन जैसे कोच का एहसास हो रहा। जानकारी के अनुसार 28 जून 1998 को दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हुआ था। यात्रियों का कहना है कि एलएचबी कोच पारंपरिक कोचों की तुलना में आरामदेह व सुरक्षित है। दानापुर और भागलपुर के बीच ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी। हालांकि भागलपुर से किऊल स्टेशन के बीच ट्रेन की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस दानापुर रेलवे स्टेशन से शाम 4:20 पर खुलेगी और भागलपुर रात 10:25 पर पहुंचेगी। वहीं अगले दिन भागलपुर से सुबह 5:25 पर चलेगी और दानापुर दोपहर 12:35 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन से यात्री 6 घंटे का सफर करते हुए भागलपुर से दानापुर और दानापुर से भागलपुर पहुंच सकेंगे। बिहार परिवहन विभाग ने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। विभाग ने बताया कि 2014 से जनवरी 2025 तक राज्य के 24 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। राजधानी पटना में भी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं। ऐसे वाहनों का 31 मार्च के बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। बिहार परिवहन विभाग ने बताया कि अप्रैल महीने से मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। विभाग ने नए नियम में बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना अब प्रदूषण और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। एक आंकड़ा जारी करते हुए विभाग ने बताया कि सितंबर 2024 से अब तक 32,000 से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया है। परिवहन विभाग का मानना है कि रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर नहीं होने से एक्सीडेंट होने पर वाहन मालिक और चालक की पहचान में काफी परेशानी होती है। ट्रैफिक रूल तोड़ने पर भी ई चालान की सूचना नहीं मिल पाती है। इन्हीं कारणों को देखते हुए मोबाइल नंबर अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। अगर आपको घर बैठे ही वाहन रजिस्ट्रेशन करना है तो आप परिवहन.gov। सीवान में श्यामपुर सोना नदी पुल के निकट पुलिस को देखकर एक कार स्पीड बढ़ाते हुए भागने लगी। कार में शराब भरी गई थी। पुलिस की डर से भागने के क्रम में शराब लदी कार एक ट्रक से जा टकराई। इस घटना में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। कार से यूपी निर्मित देसी शराब भी बरामद हुई है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरसर निवासी मोहन यादव के पुत्र संजीत यादव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि युवक यूपी से शराब का एक बद्दा खेप अपनी गाड़ी में लेकर सीवान की तरफ जा रहा था। श्यामपुर पुल के समीप अनियंत्रित होकर कार विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद कार पुल के नीचे गिर गई। इस घटना में संजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग और पुलिस ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी मौत ही गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि उस कार में अन्य 2 लोग और भी सवार थे। हालांकि इस घटना की जांच पुलिस करने में जुटी हुई है। थानाध्यक्ष सोनी कुमारी ने कहा कि घटनास्थल पर भारी मात्रा में शराब की बोतल बिखरी हुई थी। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे 2006 बैच के 8वें रैंक होल्डर आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया है। बिहार में सिवान जिला के जीरादेई में जन्मे अभिषेक यूपी कैडर में कार्यरत थे और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के साथ साथ औद्योगिक विकास विभाग के सचिव के पद पर भी तैनात थे। लखनऊ के डीएम समेत कई अहम पदों पर रह चुके अभिषेक प्रकाश पर घूसखोरी
अवैध संपत्ति और भूमि घोटाले में संलिप्तता के आरोप हैं। आईएएस अभिषेक प्रकाश इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और औद्योगिक विकास विभाग के सचिव के पद पर तैनात थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बदले 5% कमीशन की मांग की थी। जब कंपनी ने यह रकम देने से इनकार किया तो फाइलें अटक गईं। इसके बाद 20 मार्च को एसआईएल सोलर पीछा प्राइवेट लिमिटेड के विश्वजीत दत्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पता चला कि अभिषेक प्रकाश ने बरेली और लखीमपुर में 700 बीघा जमीन खरीदी और लखनऊ में कई आलीशान बंगले बनवाए। वे ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री भूमि घोटाले में भी संलिप्त पाए गए, जिसमें 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए में रहते हुए उन्होंने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए फाइलों में हेरफेर किया। शिकायत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। एसटीएफ और विजिलेंस टीम ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू कर दी। दस्तावेजों की समीक्षा और अधिकारियों से पूछताछ में घोटाले की पुष्टि हुई। इसके बाद गोमती नगर थाने में भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज कराई गई और उनके करीबी सहयोगी निकांत जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। निकांत जैन, जो कि आईएएस अभिषेक प्रकाश के लिए दलाली का काम करता था, पूछताछ के दौरान टूट गया और आईएएस अधिकारी के भ्रष्टाचार की परतें खोल दी। उसने यह भी खुलासा किया कि इस घोटाले में कुछ और बड़े अधिकारी और नेता शामिल हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनावपूर्ण घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सासाराम के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के दुर्गाडीह गांव में रविवार शाम उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान एक वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, हालांकि किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। जानकारी के मुताबिक उत्पाद विभाग की टीम गांव के हरेश राम के घर छापेमारी करने पहुंची थी। ग्रामीणों का आरोप है कि टीम ने घर में तोड़फोड़ की और सामान अस्त व्यस्त कर दिया। उनका यह भी दावा है कि हरेश राम का शराब के अवैध धंधे से कोई संबंध नहीं रहा और वे बाहर रहकर काम करते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस जब कोई आपत्तिजनक सामान नहीं ढूंढ पाई तो उन्होंने घर की महिलाओं से सख्ती से पूछताछ की और कथित रूप से दुर्व्यवहार किया। इसके बाद ग्रामीण नाराज हो गए और भारी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध करने लगे। आक्रोशित भीड़ ने उत्पाद विभाग की टीम का घेराव कर लिया। स्थिति बिगड़ती देख टीम के 2 वाहन वहां से निकलने में सफल रहे, लेकिन एक स्कॉर्पियो को भीड़ ने घेर लिया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बिक्रमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया। उत्पाद निरीक्षक भिखारी कुमार ने बताया कि इस घटना में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी। वहीं बिक्रमगंज थानाध्यक्ष ललन कुमार ने कहा कि उत्पाद विभाग की टीम सादे कपड़ों में थी, जिससे ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। बिहार में शराबबंदी के बाद पुलिस की छापेमारी को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप रहता है कि कई बार निर्दोष लोगों को भी पुलिस के निशाने पर लिया जाता है, जबकि प्रशासन का दावा है कि वे कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करते हैं। बिहार में विकास की नई इबारत लिखते हुए गंगा नदी पर पटना और वैशाली के बीच बन रहा कच्ची दरगाह बिधुपुर 6 लेन केबल पुल इस साल बनकर तैयार हो जाएगा। यह पुल दक्षिण और उत्तर बिहार को सीधे जोड़ने के साथ साथ झारखंड से नेपाल बॉर्डर तक की यात्रा को भी सुगम बनाएगा। इसके चालू होते ही पटना के अन्य पुलों पर गाड़ियों का दबाव घटेगा और लोगों को ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। महात्मा गांधी सेतु, जेपी सेतु और राजेंद्र पुल पर अक्सर लगने वाले जाम से लोग परेशान रहते हैं। नया 6 लेन पुल इन पुलों का बोझ कम करेगा और यातायात को सुगम बनाएगा। नवादा, मुंगेर और नालंदा से उत्तर बिहार जाने वाली गाड़ियों को अब पटना आने की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। करीब 4,988 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह पुल 9.76 किलोमीटर लंबा होगा और अप्रोच रोड सहित इसकी कुल लंबाई 19 किलोमीटर से अधिक होगी। यह 67 पायो पिलर पट्टिका होगा, जिनके बीच की दूरी 160 मीटर होगी। मानसून और बाढ़ के दौरान गंगा नदी के अधिकतम जल स्तर को ध्यान में रखते हुए पुल की ऊंचाई 13 मीटर रखी गई है, जिससे जल परिवहन भी सुचारू रूप से जारी रह सकेगा। अब तक सड़क से सही तरीके से नहीं जुड़े राघोपुर दियारा के लोगों के लिए यह पुल किसी सौगात से कम नहीं होगा। अप्रोच रोड बन चुका है और बख्तियारपुर की ओर फ्लाईओवर और अन्य संपर्क मार्ग का काम लगभग पूरा हो गया है। इसे आमस दरभंगा 4 लेन से भी जोड़ा जाएगा, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को पटना और अन्य शहरों तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा।
आधुनिक तकनीक से बनाए जा रहे इस पुल की संरचना न केवल मजबूत होगी, बल्कि यह देखने में भी आकर्षक होगा। यह पुल बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा, व्यापार को बढ़ावा देगा और लोगों की यात्रा को सुगम बनाएगा। इस साल के अंत तक तैयार होने वाले इस पुल के साथ बिहार को विकास की एक नई ऊंचाई मिलेगी, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक बनेगा। पटना में पैसा नहीं लौटाने पर अपहरण के अलग अलग मामले सामने आए हैं। पुलिस ने पत्रकार नगर थाने से अगवा हुए युवक को बरामद कर लिया और 2 आरोपित भाइयों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे मामले में कंकड़बाग थाने के शिवाजी पार्क के गेट के पास से अगवा हुए एक युवक को पुलिस ने छापेमारी करके सुरक्षित बरामद किया है। युवक को 3 भाइयों ने बंधक बनाकर उसके बैंक खाते से 75,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत युवक को बरामद करके 2 आरोपित भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से पल्सर बाइक भी बरामद की गई है। सदर एसपी अभिनव ने बताया कि बीते शनिवार की दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि विजयनगर रोड स्थित आस्था भवन के पास से एक युवक को 4 से 5 लोग जबरदस्ती कार में बैठाकर कहीं ले गए ने उसके साथ मारपीट भी कर रहे थे। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाकर छानबीन शुरू की। छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि कार सवार युवक को बैठाकर हाउसिंग कॉलोनी भूतनाथ रोड ले गए। पुलिस ने जब तकनीकी जांच शुरू की तो अपहरणकर्ताओं का लोकेशन हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक मकान में मिला। अपराधियों का लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी करके गया के मऊ निवासी 2 भाई देवराज और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना में शामिल 3 अन्य अपराधी बरेजा कार लेकर फरार हो गए। मकान के एक कमरे से अपहृत युवक ओम भारती को भी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। ओम मूल रूप से पटना के आरपीएस मोड़ का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार ओम भारती की पत्नी असम के सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। गिरफ्तार दोनों भाई स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं। दोनों वर्तमान में हाउसिंग कॉलोनी में रह रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि दोनों भाइयों ने ओम को 70,000 रुपये दिए थे। पैसा मांगने पर ओम बार बार टाल मटोल कर रहा था। बार बार पैसा मांगने के बावजूद जब ओम ने पैसा नहीं लौटाया तो दोनों भाइयों ने दोस्तों के साथ मिलकर उसके अपहरण की योजना बनाई। इसके बाद ओम को देवराज ने बहला फुसलाकर पत्रकार नगर थाने के विजयनगर के पास बुलाया। जैसे ही ओम वहां पहुंचा, दोनों भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट करते हुए उसे ब्रेजा कार में बैठा लिया। फिलहाल इस मामले में 3 लोग फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कार का नंबर का पता चल चुका है। वहीं दूसरा मामला कंकड़बाग थाने के शिवाजी पार्क के गेट के पास लेन देन के विवाद में युवक सुजीत कुमार से मारपीट कर उसे बाइक पर जबरन बैठाकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पंचशिव मंदिर के पास छापेमारी करके इस घटना में शामिल 3 भाइयों गौतम प्रकाश, विक्की कुमार और संजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उनसे एक बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। सुजीत नालंदा के चंडी का निवासी है। यहां कुरथौल में वो रहता है। गिरफ्तार गौतम वे उसके 2 भाई कंकड़बाग में रहते हैं। पकड़ने के बाद तीनों भाइयों ने सुजीत से 75,000 ट्रांसफर करवाए। इसके बाद सुजीत के मोबाइल से उसके मालिक से और रकम की मांग की जा रही थी। आरोपितों का कहना है कि 3 लाख रुपए बकाया थे। सुजीत का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सदर ईएसपी का कहना है कि पॉजी स्कीम और रैपिड मार्केटिंग में करोड़ों की हेराफेरी की बात कही जा रही है। बिहार में अपराध और माफिया राज खत्म करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से अपराधियों के सफाये में जुट गया है। बीते 3 महीनों में कई बड़े ऑपरेशन हुए, जिनमें कुख्यात अपराधियों को घेरकर उनकी कमर तोड़ दी गई। बिहार में संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार की है। इन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि अपराध के किसी भी संभावित नेटवर्क को खत्म किया जा सके। जेल में बंद अपराधियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि वे बाहरी दुनिया से कोई आपराधिक गतिविधि संचालित न कर सकें। एसटीएफ, एसओजी और जिला पुलिस के संयुक्त अभियान में अब तक 4 मुठभेड़ों में कई कुख्यात अपराधी ढेर किए जा चुके हैं, जबकि 227 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 29 इनामी बदमाश शामिल हैं। बिहार पुलिस की टॉप 10 अपराधियों की सूची लगातार अपडेट हो रही है और उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। बिहार में नक्सली गतिविधियां तेजी से सिमट रही हैं। खड़गपुर और छक्कबरबंधा जैसे सीमित इलाकों में उनकी मौजूदगी बची है, लेकिन पुलिस जल्द ही इन इलाकों को भी उग्रवाद मुक्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। झारखंड की सीमा से सटे इलाकों में विशेष ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अब बिहार पुलिस आधुनिक तकनीकों से अपराधियों को ट्रैक कर रही है।
डेटा एनालिटिक्स, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस और सीबीसीटीवी मॉनिटरिंग के जरिए अपराधियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। क्राइम नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए डिजिटल डाटाबेस बनाया गया है, जिससे बिहार में अपराधियों की नकेल कसी जा रही है। अवैध हथियारों की तस्करी, शराब और ड्रग्स माफिया, रंगदारी गिरोह और सुपारी किलिंग नेटवर्क पर बिहार पुलिस ने सख्त शिकंजा कस दिया है। सिर्फ अपराधी ही नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षण देने वालों को भी टारगेट किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अब अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं। पुलिस प्रशासन के एक्शन से अपराधी गहरे संकट में है, जबकि आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिल रहा है। सरकार अब अवैध हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध के आर्थिक स्रोतों को खत्म करने के लिए नई रणनीतियों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई बिना किसी दबाव के जारी रहेगी। बिहार पुलिस ने राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए विशेष योजना पर काम शुरू कर दिया है। माफिया नेटवर्क, फिरौती गिरोह, हथियार तस्करी और आर्थिक अपराधों के मामलों पर कार्रवाई रहे हैं। पुलिस साफ कर चुकी है कि जो कानून तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने राज्य में नक्सल व उग्रवाद के साथ ही संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है। खास तौर पर विशेष कार्यबल एसटीएफ द्वारा बनाए गए 15 विशेष ऑपरेशन ग्रुप एसओजी संगठित अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है। बिहार में नक्सलियों का क्षेत्र लगातार सिमटता जा रहा है। उत्तर बिहार के नक्सल मुक्त होने के बाद अब दक्षिण बिहार की बारी है। इसके लिए झारखंड से सटे नक्सलियों के बचे प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर सुरक्षा और संचार के माध्यम मजबूत किए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड की सीमा पर 11 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं संचार को मजबूत करने के लिए मोबाइल टावर भी लगाए गए हैं। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में देश में नक्सलग्रस्त जिलों की संख्या आधी हो गई है। वर्ष 2018 में जहां 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, वहीं 2024 तक महज 8 जिले ही नक्सली असर वाले रह गए हैं। इनमें बिहार का मुंगेर और गया है। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप बिहार में नक्सली गतिविधियां अब केवल खड़गपुर और छकरबंधा के सीमित पहाड़ी क्षेत्रों तक सिमट गई हैं।